तो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सेन, जूलॉजी फैकल्टी। आज आपके सामने जो लेकर के आ रहा हूँ वो है आपका 12th क्लास का टॉपिक। ठीक है, जो आप सीयूटी के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, जेट के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, नीट के अंदर भी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी आप 12th बोर्ड के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं इस टॉपिक और आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बोथ मीडियम में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बोथ मीडियम में कौन कौन से आगे आपका एक तो इंग्लिश मीडियम हो गया और आपका हिंदी मीडियम हो गया। दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा। वहाँ पे जाकर के आप जो मैं पढ़ाऊँगा उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो नोट्स की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिस हेडिंग के नाम से ये नोट्स मैं अवेलेबल करवाऊंगा, ये जो क्लास जो है जिस नाम से रहेगी उसी नाम से आपको पीडीएफ मिलने वाली है। केवल इसी टॉपिक की नहीं, आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और उस ग्रुप के अंदर आपको स्टडी मटेरियल जो है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन जो आज पढ़ने वाले हैं उसका बेटा नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज जो अपन पढ़ेंगे बेटा उसको अपन क्या कहने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपन कहने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो बेटा अपन बात कर रहे हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, मानव जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव जनन। अब जब अपन मानव जनन की बेटा बात करते हैं तो सिंपल सी बात निकल करके आती है कि मानव में होने वाला जो जनन है बेटा वो आपका कौन सा जनन है, लैंगिक जनन। कौन सा जनन है, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन को अपन क्या कहेंगे बेटा, इसको अपन कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहने वाले हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, अब अपन थोड़ा सा समझते हैं कि जनन का मतलब क्या होता है। जनन की अगर अपन बात करें बेटा तो जनन का मतलब ही क्या है कि सजीव अपने समान जो संतति उत्पन्न करता है और जिस प्रक्रिया के द्वारा वो उत्पन्न करेगा उसी को हम क्या कहने वाले हैं बेटा, जनन कहने वाले हैं। और मानव के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये जनन का जो प्रकार है वो है आपका लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन की क्या विशेषता होती है कि हम किस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि लैंगिक जनन के अंदर जब हम आते हैं तो लैंगिक जनन में हम बेटा देखते हैं, क्या देखेंगे कि लैंगिक जनन जो है आपका, ठीक है, लैंगिक जनन में हम देखेंगे कि आपको एक तो क्या चाहिए बेटा, एक तो मादा युग्मक चाहिए। क्या चाहिए बेटा, मादा युग्मक। एक क्या चाहिए आपको, नर युग्मक आपको चाहिए होता है। ठीक है, नर युग्मक और आपका कौन हो गया, मादा युग्मक। युग्मक को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अपन जैसे मादा युग्मक को बोलेंगे तो अपन बोलेंगे बेटा क्या, फीमेल गैमेट। जबकि जो नर युग्मक है उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, मेल गैमेट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं बेटा, मेल गैमेट अपन इसको बोलने वाले हैं। क्लियर। अब जनरली अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये युग्मक जो है वो उत्पन्न कौन करेगा। ठीक है, अब लैंगिक जनन में एक चीज और होती है कि सर क्या प्राणी भी अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इसमें प्राणियों के अलग होने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर कोई एक ही प्राणी है और उसमें भी अगर नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है तो उसमें होने वाला जो जनन होगा वो कौन सा होगा, आपका लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये बात समझ में आई। तो अपन देखते हैं कि जो प्राणी हैं वो एक लिंगाश्री भी हो सकते हैं और द्विलिंगाश्री भी हो सकते हैं, या अपन कहे उभय लिंगाश्री भी हो सकते हैं। एक लिंगाश्री मतलब जिनमें एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाएंगे। उभय लिंगाश्री का मतलब क्या है, जिनके अंदर दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाएंगे। ठीक है, तो अपन इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कि केवल नर और अपन मादा युग्मक की बात करेंगे, न कि अपन अलग अलग प्राणियों की बात करेंगे। ये बात क्लियर हुई बेटा। ठीक है, अब जब अपन नर और मादा युग्मक के बेटा बारे में बात करते हैं तो सिंपल सी बात आती है कि भाई ये उत्पन्न कौन करेगा, ये उत्पन्न कौन करेगा, ये बनाएगा कौन, फॉर्मेशन कौन करेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो अपन नर युग्मक के बारे में पढ़ेंगे। और नर युग्मक जो है अब वो नर में बनेगा। मानव में क्या होता है, मानव की जब अपन बात करते हैं बेटा तो अपन देखते हैं नर और मादा दोनों अलग अलग पाई जाती है। ठीक है,
नर और मादा जब बेटा अलग अलग पाई जाती है तो सीधी सी बात है इनमें अलग अलग जनन तंत्र पाए जाएंगे। तो नर युग्मक बनाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो आपका कौन होता है? नर के अंदर नर जनन तंत्र होता है बेटा। क्या होता है? नर जनन तंत्र। और नर जनन को मैं कह सकता हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन उसको कह देते हैं। क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब अपन इसको देखते हैं बेटा तो अपन क्या करेंगे कि सिंपल सी आप गणित ध्यान रखें। नरजनन तंत्र के बारे में पढ़ा। अब बेटा यहाँ पे आ रहा है तंत्र। तंत्र के बारे में अपन ने क्या कहा था बेटा कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, या मैं बात करूं सेल का जो समूह होता है उसको हम क्या कहने वाले हैं बेटा? टिश्यू, या हम उसको उत्तक कहते हैं। ठीक है। जबकि जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? उसको अपन कहते हैं अंग या ऑर्गन। और जब अपन ग्रुप ऑफ ऑर्गन की बात करते हैं तो उसको अपन कहते हैं क्या बेटा? सिस्टम। और जब बहुत सारे सिस्टम जब बन जाते हैं, तंत्र जब बन जाते हैं, तो एक पूरी बॉडी, एक पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो अपन बात करें नर जनन तंत्र की, मतलब नर के अंदर पाए जाने वाला जनन तंत्र। तो तंत्र मतलब यहाँ पे केवल एक ऑर्गन की बात नहीं करेंगे, अपन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की बात करेंगे, अंगों के समूह के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो अंगों का समूह मतलब एक से ज्यादा अंग यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं यह कह सकता हूं अंगों का समूह पाया जाएगा। तंत्र का मतलब क्या है? अंगों का समूह है। या मैं कहूं ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स पाए जाएंगे। क्लियर है बेटा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जब पाए जाएंगे तो आप सिंपल से ध्यान रखें कि सर अगर हम बात करते हैं इसकी तो हम ये भी कहते हैं कि सर जब अपन अंग तंत्र के बारे में बात करेंगे तो सिंपल सी चीज क्या निकल करके आती है कि जैसे भी कोई भी क्लास होती है या कोई भी टीचर होता है, उसका पूरी क्लास में या पूरी किताब में, अगर मैं बच्चे की बात करूँ तो पूरी किताब में एक टॉपिक उसका फेवरेट रहता है। समझ में आई बात? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब अपन बात करेंगे बेटा तो अपन ये देखेंगे भाई फेवरेट कौन है, मतलब पहले नंबर पे मैं किसको ऑर्गन की बात करूंगा। तो सिंपल सी बात है, अपन नर युग्मक की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नर युग्मक की। तो नर युग्मक का सीधा सा आप ध्यान रखें, मेल गेमेट का ध्यान रखें कि पहले नंबर पर वो ऑर्गन आएंगे जो नर युग्मक बनाएंगे। जो क्या बनाएंगे बेटा? नर युग्मक। और नर युग्मक के बारे में अगर अपन बेटा बात करें तो अपन क्या देखेंगे? नर युग्मक जो है आपका, तो नर युग्मक की बात कर रहा हूं मैं बेटा, तो इसको मैं क्या कहूंगा? मेल गेमेट कहूंगा। इसको मैंने क्या नाम दिया? नर युग्मक। ये मैंने आपको नाम दिया। अब इसी मेल गेमेट का जो नाम है वो आपका क्या है? स्पर्म, या मैं इसको क्या कहता हूं बेटा? शुक्राणु कह देता हूं। क्या कह देता हूं? शुक्राणु। तो शुक्राणु जो बनाने का जो है, मतलब कौन सा ऑर्गन इसको बनाता है, वही आपका पहले नंबर का ऑर्गन होगा। समझ में आई बात? वही आपका पहला क्या होगा बेटा? अंग होगा। तो हम जो नर जनन तंत्र है उसको दो पार्ट्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला पहला अपन डिवाइड करेंगे बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पहला कौन सा है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो आपका कौन है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दूसरे नंबर का कौन सा है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब कौन सी बात आ रही है बेटा? प्राथमिक। क्या आ रही है? प्राथमिक जन्नांग की मैं बात करूंगा। सेक्स ऑर्गन है तो सेक्स मतलब जन्नांग ऑर्गन की बात करेंगे अपन। ठीक है। और सेकेंडरी को अपन क्या कहेंगे बेटा? द्वितीयक जन्नांग कहेंगे। क्लियर है? अपन ने क्या बोला? प्राथमिक जन्नांग। और अपन दूसरा क्या बोला बेटा? द्वितीयक जन्नांग अपन ने बोला। अब थोड़ा सा ध्यान दें, जब अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मैंने सिंपल से आपको एक क्या गणित बताई बेटा? मैंने कहा प्राथमिक जन्नांग क्या होंगे? प्राथमिक जन्नांग वे जन्नांग होंगे, इनकी पहला क्या विशेषता होगी कि ये एक तो नर युग्मक बनाएंगे बेटा। क्या बनाने वाले हैं? नर युग्मक बनाने वाले हैं। नर युग्मक बनाएंगे। ठीक है। तो मैं कहूंगा फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट ये बनाने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात देखो, नर और मादा की जब अपन बात करें तो केवल अगर अपन जन्नांगों को अगर अपन थोड़ा सा साइड में रखें और उनके अलावा जब अपन बेटा बात करते हैं तो अपन क्या कहेंगे कि सर इनके अंदर, नर एवं मादा के अंदर केवल जन्नांगों से फर्क नहीं होता,
इसके साथ में हम ये देखते हैं कि उनके दाढ़ी मूंछ वगैरह का आना, आवाज का भारी होना, ये भी एक नेचर होती है मेल और फीमेल की, अलग अलग इसको दर्शाती है। ठीक है। और इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है सेक्स हार्मोन। अगर ये फीमेल की बात करें तो फीमेल में उसके जो हार्मोन है वो अलग होंगे, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो गया। जबकि मेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा होता है आपका, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपका कौन सा है बेटा, नर हार्मोन है। क्या है, नर हार्मोन, या मैं कहूं मेल हार्मोन है। ठीक है। मेल हार्मोन को अपन ने क्या बोला बेटा, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या कह रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और इसको एक और वर्ड दिया जाता है, इसको एंड्रोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एंड्रोजन। क्लियर। अब अगर कोई भी ऑर्गन या तो शुक्राणु का निर्माण करे और साथ ही साथ अगर नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का अगर निर्माण करे तो उसको अपन कहने वाले हैं कि सर ये क्या है, आपका नर जननांग का प्राथमिक जननांग है। ठीक है। तो दूसरे ऑर्गन का क्या मतलब हुआ, तो सिंपल सी बात है, इसका सर एग्जाम्पल बताइए, या आप बताइए कि प्राथमिक जननांग क्या है, नर के अंदर क्या है। तो आपका बेटा हो गया टेस्टिस। क्या हो गया, टेस्टिस। और टेस्टिस को अपन क्या कहते हैं बेटा, वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षण। और अगर मैं इसकी बात करूं तो नर के अंदर ये जो पाए जाने वाला है बेटा, वो पाया जा रहा है वन पेयर, मतलब एक जोड़ी। और अगर मैं बेटा संख्या की बात करूं तो संख्या में कितना हो गया, दो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा। अब जब अपन बात करते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, किसके बारे में बात करते हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सिंपल सी गणित निकल करके आती है बेटा। पहले जो आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं कि प्राथमिक जननांग तो क्या बना लिया, शुक्राणु बना लिया, लेकिन वो बाहर भी तो निकाले, उनको बॉडी से बाहर भी तो निकाले। कारण क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास जो आपने देखी है उसमें आपको समझ में आ गया होगा। मैंने वहां पे वीर्य सेचन की बात करी थी, मैंने वहां पे इंसेमिनेशन के बारे में बताया था। तो एक बार वहां पे जाकर के देखे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुक्राणु को बाहर निकालने के लिए कुछ नलिकाओं की तो जरूरत पड़ेगी, टेस्टिस जो है उससे कुछ नलिकाएं जुड़ी हुई होगी, तो उनको अपन कहते हैं बेटा सहायक नलिकाएं। क्या कहते हैं, सहायक नलिकाएं। ठीक है। दूसरा जो है वो होती है आपकी सहायक ग्रंथियां। दूसरा कौन सा होता है बेटा, सहायक ग्रंथियां। और तीसरा जो होता है वो होते हैं आपके बाह्य जननांग। तीसरा जो है वो आपका कौन सा है, बाह्य जननांग। सहायक नलिकाओं की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा बेटा असेसरी डक्ट्स हो गए ये। क्या हो गए बेटा, असेसरी डक्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है। जबकि सहायक ग्रंथियां को मैं कहूंगा असेसरी आपकी ग्लैंड्स हो गई। क्या हो गई बेटा, असेसरी ग्लैंड्स हो गई। और बाह्य जननांग की अगर अपन बात करें तो ये हो गए आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। ये क्या हो गया, आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आपको देखने को मिल गए। क्लियर है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आपको देखने को मिले तो अब अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं। ठीक है। देखने के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी आप बात ध्यान रखें। आप क्या ध्यान रखेंगे कि मैंने बोला बेटा सहायक ग्रंथियां। क्या कहा, सहायक ग्रंथियां। ठीक है। सहायक ग्रंथियों को अपन कह रहे हैं कि अपन ने क्या बोला, इनको असेसरी डक्ट्स बोला। तो ये जो असेसरी डक्ट्स हैं वो क्या क्या है, कौन कौन सी है। तो मुख्यतः जो सहायक नलिकाएं हैं मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। पहला जो है वो आपका है रेटेटेस्टिस। क्या है, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस को अपन कहते हैं सर वर्षण जालक। क्या कहते हैं, वर्षण जालक या वर्षण जाल अपन इसको कह देते हैं। ठीक है। सेकेंड वन की अगर मैं बात करूं, दूसरा जो आ जाता है आपका, दूसरा जो है वो आपका है वासा इफ्रेंसिया। क्या जाता है, वासा इफ्रेंसिया, या मैं कहूं दूं इसको कहते हैं शुक्र वाहिकाएं हैं। क्या कहते हैं बेटा, शुक्र वाहिकाएं। ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं तो अगला जो आएगा वो आएगा आपका अधिवर्षण। क्या आने वाला है, अधिवर्षण, या इसको मैं कह देता हूं एपिडिडाइमस। ठीक है। इसको क्या कह देते हैं, एपिडिडाइमस अपन कह देते हैं। चौथा नंबर का जो आएगा वो आएगा आपका वासा डेफरेंस।
वासा डिफरेंस जो है इसको अपन कहते हैं बेटा शुक्रवाहक। क्या कहते हैं? शुक्रवाहक। क्लियर है? जब अपन रेटे टेस्टिस की बात करें तो ये एक प्रकार का जाल बना हुआ होता है जो ट्यूबुली रेक्टी बनाती है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? दूसरी बात, वासा इफ्रेंशिया की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया आपको देखने को मिलती है। जबकि अधिवर्षण की बात करूं तो 10 से 12 जो वासा इफ्रेंशिया है वो मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक मोटी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको अपन अधिवर्षण या एपिडिडाइमस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से अपन आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बना किससे है? वासा इफ्रेंशिया से। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि वासा डिफरेंस क्या होता है। तो एक टेस्टिस से आपकी एक ही वासा डिफरेंस जुड़ी हुई होती है। इसको थोड़ा सा मैं ये डायग्राम के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, डायग्राम से जब अपन इसको समझाते हैं तो मान लीजिए ये आपका एक टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस में हमने देखा कि सर टेस्टिस जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि ये एक अंडाकार संरचना होती है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं वृषण पालिकाओं की अगर मैं बात करूं बेटा तो हम कहते हैं सर कि इनके अंदर कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिनको अपन शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। इनकी संख्या 1 से 3 हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में बड़ा डायग्राम बनकर बताएंगे, अभी जनरली बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कुछ नलिकाएं निकलती हैं जिनको अपन कहते हैं बेटा रेड ट्यूबुली रेक्टी। तो ऐसे ट्यूबुली रेक्टी बहुत सारी निकलती हैं। अरे बात समझ में? अब ये बहुत सारी निकलती है तो यहाँ पे एक जाल बन जाता है। ये जो जाल है आपका, इसी को अपन कहने वाले हैं रेटे टेस्टिस या वर्सन जाल अपन कहने वाले हैं। ठीक है, यहीं से आपकी ट्यूब्यूल्स निकलती है। यहाँ से आपकी क्या निकलती है बेटा? ट्यूब्यूल्स निकलती है। लाइक मैंने ये ट्यूब्यूल्स बोल दी है ऐसी, तो ऐसी 10 से 12 ट्यूब्यूल्स निकलेगी ऐसे। ठीक है, और यही ट्यूब्यूल जो है इसी को अपन कहने वाले हैं बेटा वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, इसी को क्या कहने वाले हैं? वासा इफ्रेंसिया अपन कहने वाले हैं। यही आगे जाकर के बेटा अपन देखेंगे कि ये एक तरीके की संरचना बनाती है कुछ इस प्रकार की। ये जो संरचना है इसी को अपन कहने वाले हैं एपिडिडाइमस। ठीक है, एपिडिडाइमस कहने वाले हैं। फिर अपन ये देखेंगे कि यही जो संरचना है वही हम देखेंगे कि आगे से इधर से एक और नलिका निकलेगी और ये पीछे से आकर के ऐसे खुलेगी, जो अपन डिटेल बाद में पढ़ेंगे। यही आपका जो है वो है आपका शुक्रवाहक या वासा डिफरेंस आपका ये हो गया। मेरे हिसाब से शायद आपको ये सारी की सारी संरचनाएं आपको समझ में आई होगी कि सर ये किस तरीके की संरचना होती है। फिर जनरली अगर अपन जब आगे बढ़ते हैं तो अपन देखेंगे बेटा, अपन क्या देखेंगे कि सर आपने सहायक ग्रंथियां भी बताई है। क्या बताई है? सहायक ग्रंथियां। ठीक है, मैं थोड़ा सा आज का जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो बताऊंगा, फिर अपन एक एक के बारे में पर्टिकुलर उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और देखो क्या होता है कि जब अपन को एक वीडियो लेकर के आते हैं तो वैसे तो आजकल वैसे ऑनलाइन का ज़माना है, बट अगर तुम्हारे को ये कंटेंट अच्छा लगा और मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है और इनके लिए अगर यूज़फुल है, तो आप वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनको बताएं कि सर बायोलॉजी हम महेंद्र सर से पढ़ने वाले हैं, आप उनके पास में पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि देखो आप सपोर्ट करोगे तभी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अब उसमें 10-20 व्यूज़ आए तो फिर मज़ा नहीं आता। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, आप समझें। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपको वास्तव में उसकी रिक्वायरमेंट है, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और डिटेल से अपन स्टडी करेंगे। जो चीज़ें आपको हार्ड लगती है वो भी चीज़ें मैं इजी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन ना लें, जूलॉजी मैं आपकी पूरी कवर करवाने वाला हूँ और हो सकता है मैं आपकी बॉटनी भी कवर करवा दूँ। ठीक है, तो पहले अपना जो टारगेट है वो 12th का वो अपना जूलॉजी है, देन फिर अपन बॉटनी के ऊपर आएंगे। क्लियर है बेटा? तो लगातार जुड़े रहें। हो सकता है कि डेली आपको वीडियोस देखने को मिले, हो सकता है एक दिन छोड़ करके आपको वीडियो देखने को मिले। ठीक है, बट आपका प्यार और आपका सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। ठीक है, आगे अपन बात करते बेटा सहायक ग्रंथियों की। सहायक ग्रंथियों की बात अगर अपन करें तो अपन इसको कहेंगे पर्टिकुलर, अपन ये कहेंगे कि उनको अपन कहते हैं असेसरी ग्लैंड्स, अपन इनको बोलते हैं। तो असेसरी ग्लैंड्स क्या होती है?
पहले मैंने आपको बताया था कि जब अपन बेटा वीर्य की बात करते हैं, या मैं बात करूं सीमन की, अगर अपन बात करते हैं तो सीमन जो बनता है आपका बनता है शुक्राणु प्लस ये जो सहायक जो ग्रंथियां हैं, क्या है बेटा, सहायक ग्रंथियों का जो स्त्रवण है उससे मिलकर के आपका वीर्य बनता है। ठीक है, तो ये सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली जो ग्रंथि आ जाती है इसको अपन कह देते हैं पुरुषस्थ, इसको कह देते हैं अपन, मेरी थोड़ा सा हिंदी वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी पूरी कि थोड़ा सा ठीक रहे। बात करते हैं बेटा, पहली जो ग्रंथि आती है वो आती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी आती है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि जिसको अपन कहते हैं। दूसरी जो ग्रंथि आती है आपको उसको कहते हैं बेटा, उसको अपन कहेंगे आपकी हो गई एक सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स ये पहले नंबर पे आती है। ओके, तो आप पहला नंबर इसको लगाए। ठीक है, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। वेसिकल्स इसको अपन कहते हैं बेटा शुक्राशय, पहले टच में यही आती है। ठीक है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। फिर लास्ट वन की अगर अपन बात करें तो उसको अपन कहते हैं बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको एक नाम से भी जानते हैं जिसको अपन कहते हैं काउपर ग्लैंड। ठीक है, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इनके कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो ग्लैंड्स होती है वो आपको देखने को मिलती है। अगली मैं बात करूं तो मैंने अगला जो पॉइंट बताया है वो बताया है बाह्य जननांग, मतलब एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की अगर मैंने बात करी है तो सर इसमें क्या होता है, बाह्य जननांग मतलब जो बाहर की तरफ दिखे। तो आप क्या देखते हो कि आपके जो टेस्टिस है कुछ इस तरीके से बेगनुमा संरचना के अंदर लटके हुए होते हैं। आई बात समझ में? ये जो संरचना है इसी को अपन बेटा कहते हैं स्क्रोटम। इसी को क्या कहते हैं, स्क्रोटम इसको कहते हैं। और इसी को अपन कहते हैं वर्षण कोश। इसी को क्या कहते हैं, वर्षण कोश। ठीक है, वर्षण कोश जो है वो आपका बाह्य जननांग हो गया। जबकि हम देखते हैं कि जो आपका जो सीमन निकलता है वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू निकलता है। इस स्ट्रक्चर को अपन नाम दे देते हैं बेटा क्या, पेनिस, या इसको अपन नाम दे देते हैं बेटा सीसन। ठीक है, ये जो है आपका वो आपका कौन है, बाह्य जननांग है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। मैंने ये बाहर बाहर से आपको मेल जननांगों के बारे में बताया है, मैं कहूँ नर जननांगों के बारे में बताया है कि कौन कौन से जो अंग हैं वो मिलकर के नर जनन तंत्र बनाने वाले हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़े, इसका लिंक मेरे को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, बाय बाय।